क्या बालक, पढ़ाई हो रही है ना? तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग का टॉपिक है सेट थ्योरी एंड सेट ऑपरेशंस, यानी समुच्चय सिद्धांत और समुच्चय संक्रियाएं। तो पहले हम लोग समझेंगे कि सेट क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। समुच्चय जो शब्द है आपका समूह से आया है। समूह, समूह तो समझ रहे होंगे, ग्रुप, ठीक है। तो सेट का मतलब होता है आपका समूह, लेकिन हर किसी समूह को हम समुच्चय नहीं बोलते हैं। ऐसा समूह होना चाहिए जिसके जो सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो सारे सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड होने चाहिए। ऐसे समझिए, सेट कहने का मतलब आपको, सेट अगर वर्ड आपका दिमाग में आए कि व्हाट इज सेट, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कलेक्शन। क्या आना चाहिए? कलेक्शन। जैसे हम बोल रहे थे अभी समूह, अब कलेक्शन आया तो दिमाग में आएगा भाई किस चीज का कलेक्शन? तो कलेक्शन ऑब्जेक्ट का। जैसे हमने बोला था अभी, क्या बोला था? अभी बोला था सदस्य, बोला था। ऑब्जेक्ट बोलिए, सदस्य बोलिए, मेंबर बोलिए। ऑब्जेक्ट का यहाँ बहुत ही व्यापक अर्थ है, बहुत ही जनरल मीनिंग है, अभी हम लोग क्लियर करेंगे। तो कलेक्शन होना चाहिए किसका? ऑब्जेक्ट का। तुरंत दिमाग में क्वेश्चन आए कि किस तरह का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तभी जैसा कि हमने हिंदी में बोला सुपरिभाषित, यानी यहाँ क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड। और क्या होना चाहिए? एंड डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। यानी सेट का मतलब हुआ आपका अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड distinct object is called as a set. A collection of well defined and distinct object is called as a set. या कहेंगे कि set is a collection of well defined and distinct objects. ठीक है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ आपका वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या हुआ? ठीक है। जैसे हम ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हम कर रहे हैं, तो कलेक्शन करने की एक क्राइटेरिया होनी चाहिए। जैसे हम कह दें कि कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पर क्राइटेरिया क्या हमने लिया है? गुडनेस, जो अच्छे बच्चे उनका कलेक्शन। तो गुडनेस जो क्राइटेरिया हम लिए हैं, क्या उसके बेस पर हम स्टूडेंट को कलेक्ट कर सकते हैं क्या? तो जवाब आपका आएगा कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुडनेस जो क्राइटेरिया है यह वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है वेल डिफाइंड? क्योंकि कोई भी व्यक्ति सबकी नजर में अच्छा नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं? कोई भी व्यक्ति सबकी नजर में अच्छा नहीं हो सकता है, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राम भगवान थे लेकिन रावण को पसंद नहीं थे। समझ रहे बात को? उसी तरीके से आपका सब कह दे आपका कलेक्शन ऑफ बैड पीपल, तो यहाँ क्राइटेरिया क्या लिए हैं? बैडनेस। तो बैडनेस भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सबकी नज़र में बुरा नहीं हो सकता है। जैसे आतंकवादी कोई हो, तो सबकी नज़र में बुरा नहीं है। हम लोगों के लिए आतंकवादी है, लेकिन जिसने भेजा, जहाँ से वो आया है, उसके लिए वो अच्छा है। समझ बात को? तो मतलब क्या है कि कोई सबके नज़र में अच्छा नहीं हो सकता है, कोई सबके नज़र में बुरा नहीं हो सकता है। ठीक है। मतलब गुडनेस और बैडनेस की जो क्राइटेरिया हमने लिया है, यह वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे कहा जाए कलेक्शन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु गेट्स मोर देन 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो यह वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि देख लेंगे कि 50% ज़्यादा किसका है। लेकिन हम ये कह दें कि कलेक्शन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु गेट गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, यह वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा 75% लाया, तो 60% वाले के सामने गुड है, लेकिन 75 के सामने 80% वाला आ गया, तो 75 वाला डाउन हो गया।
80% वाले के सामने 85 आ गया तो इसके सामने डाउन हो गया। बात समझ रहे हैं? यानी गुडनेस जो हम वर्ड दिए हैं, गुडनेस वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो बात समझ आ गई। मैंने क्राइटेरिया जो ले रहे हैं, जिसके आधार पर हम कलेक्ट कर रहे हैं, वो क्राइटेरिया हमारा एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई संदेह ना हो। समझ गए बात को? तो वेल डिफाइंड का मतलब समझ गए। इसलिए हिंदी में बोला जाता है सुपरिभाषित। सु माने सुंदर, सुंदर ढंग से परिभाषित हो, अच्छे ढंग से परिभाषित, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। ठीक है। दूसरी बात है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का अर्थ होता है आपका अलग अलग, यानी जो भी आपका ऑब्जेक्ट होंगे कलेक्शन में, वो सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए, ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे स्कूल में आप पढ़ते हैं या कोचिंग में पढ़ते हैं, एक रजिस्टर होता है जिसमें आपका नाम रजिस्टर होता है। तो ऐसा है, चाहे कोई बच्चा कितना हो अच्छा क्यों ना हो, उसका नाम एक रजिस्टर में 2 बार नहीं लिखा जाएगा। यानी आपका अगर एक ही नाम अगर 2 बार लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग होता है कि एक ही नाम के 2 स्टूडेंट हैं, न कि एक स्टूडेंट का नाम 2 बार लिखा गया है। मतलब सारे नाम क्या है? डिस्टिंक्ट है, सारे नाम क्या है? अलग अलग है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यहां जब सेट शब्द आए तो दिमाग में कहना चाहिए कलेक्शन। कलेक्शन किसका होना चाहिए? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। और क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट। ठीक है। द सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मीनिंग समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब देखिए सेट का डिफिनेशन समझ गए। अब सेट का नोटेशन क्या होगा? मतलब सेट को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से। जैसे हम करते हैं ए से, बी से, सी से, इस तरीके कैपिटल लेटर से जनरली हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम बोला नहीं, आम तौर पर। ठीक है, ये नहीं कि हमेशा, कुछ और भी हम ले सकते हैं, लेकिन जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल लेटर से। ठीक है। और सेट का नोटेशन समझ गए, जनरली कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट करते हैं। और रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन यानी सेट को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, प्रदर्शित कैसे करेंगे। ठीक है। जैसे सेट का नोटेशन हो गया ए, इसका जो एलिमेंट होगा यानी जो मेंबर होगा उसको लिख देंगे ऐसे करली ब्रैकेट में, ऐसे ए बी सी डी ई, इस तरीके से हमने करली ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है। तो सारे एलिमेंट को अगर हम एक करली ब्रैकेट में लिख देते हैं कामा लगा करके, तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं, आपका इसका नाम है, क्या नाम है? लिस्ट मेथड। लिस्ट मेथड, या इसका एक और नाम है रोस्टर फॉर्म। लिस्ट मेथड बोले चाहे रोस्टर फॉर्म बोले, या टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? लिस्ट मेथड, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, यानी सबका हमने लिस्ट बना दिया। नहीं, आपका लिस्ट मेथड में हम क्या करेंगे कि जितने एलिमेंट होंगे सेट के, उन सबको हम एक लिस्ट बना के यानी कर्ली ब्रैकेट में सारे एलिमेंट को लिख देंगे। ठीक है। अब दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है, पहला रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम बोलते हैं आपका सेट बिल्डर फॉर्म, जिसका दूसरा नाम है प्रॉपर्टी मेथड। क्या नाम है बेटा? प्रॉपर्टी मेथड। यहां हम क्या करेंगे कि सेट के एलिमेंट को लिखना होगा, तो सारे एलिमेंट को लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या करेंगे कि सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या ले लिए हमने? एक्स। तब पूछेंगे भाई एक्स क्या है, व्हाट इज एक्स? तब बोलेंगे एक्स क्या है, तो बोलेंगे ये जो पॉइंट, हम 2 पॉइंट है इसको बोलते हैं सच दैट। पढ़ेंगे बोले सच दैट, मतलब ऐसा है कि। सच दैट रिप्रेजेंट करने के लिए या तो 2 पॉइंट लगाइए या सीधा लाइन ड्रा कर दीजिए। ठीक है। तो बोले एक्स सच दैट, एक्स क्या है? एक्स क्या है यानी एक्स क्या होगा आपका? एक्स
क्या करेंगे, फॉलो द प्रॉपर्टी। मान लो प्रॉपर्टी आपका पी है, माने एक्स जो है पी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए आपका कि इंडिया के सारे लोगों का सेट बनाइए, इंडिया के, तभी कहा जाए लिस्ट मेथड से अगर बनाइए इंडिया के सारे लोगों का सेट, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि सारे लोगों का, इंडिया को मान लीजिए आई से हमने, ये नोटेशन इसका आई हो गया, अब इसके सारे लोगों का नाम हम अगर लिखेंगे तो संभव नहीं है कभी लिख पाए हम। ठीक है, इसको हम करेंगे क्या, आपका सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। ऐसे कैसे, मान लिया हमने लिख लिया, यहाँ एक्स मान लिया, तो एक्स क्या है, जब बताएं एक्स फॉलो द प्रॉपर्टी पी, तो यहाँ एक्स क्या फॉलो करेगा, एक्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या लिख देंगे एक्स इज एन इंडियन। ठीक है, तो हो गया आपका कि इंडिया के सारे लोगों का हो गया। मतलब जिस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा उस क्राइटेरिया को ही यहाँ लिख देते हैं। क्राइटेरिया मतलब प्रॉपर्टी, क्राइटेरिया मतलब क्या है, जिस प्रॉपर्टी का हम कलेक्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। समझ गए बात को। ठीक है, और सेट को रिप्रेजेंट करने का एक ज्योमेट्रिकल आइडिया भी है। तो ज्योमेट्रिकल आइडिया क्या है ये जरा जान लेते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। ठीक है, इसका पूरा नाम है आपका, ठीक है, आइलर वेन डायग्राम। एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था आइलर। जैसे अभी हमने देखा कि सेट के एलिमेंट को कैसे लिखेंगे बेटा, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, सारे एलिमेंट को लिख दिया तो उसको बोलते हैं आपका लिस्ट मेथड या रोस्टर फॉर्म, और अगर उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। उन्होंने कहा कि जो सेट होगा, सेट को हम लिखेंगे किसमें, सर्किल में, किसमें लिखेंगे, सर्किल में। ठीक है, आइलर एक आए, उन्होंने बताया कि सर्किल लिखेंगे। उसके बाद एक मैथमेटिशियन आया जिनका नाम था जॉन वेन, इन्होंने और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। उन्होंने कहा जरूरी नहीं कि सर्किल में ही लिखें, कोई भी आपका क्लोज फिगर हो, कोई भी क्लोज फिगर हो। ठीक है, इसमें बाउंडेशन खत्म हो गया, यहाँ तक सर्किल ड्रा करना होता सुंदर तरीके से। यहाँ क्या है, कोई भी क्लोज फिगर बना दीजिए आपका। ठीक है, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप बना दीजिए, हो गया। समझ गए बात को। ठीक है, तो यह क्या हो गया आपका, इसको कहा गया वेन डायग्राम। ठीक है, पहले बोला जाता था आइलर वेन डायग्राम, इवन जनरली लोग बोलते हैं वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। यानी आपसे पूछा जाए कि वेन डायग्राम क्या है भाई, बोलेंगे ए डायग्राम, ए ज्योमेट्रिकल डायग्राम which is used to represent a set is called as Venn diagram। ठीक है, वह ज्योमेट्रिकल डायग्राम, ठीक है, वह ज्यामितीय रेखा चित्र जिससे हम सेट को यानी समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं हम वेन डायग्राम। यानी वेन डायग्राम इज ए ज्योमेट्रिकल डायग्राम which is used to represent a set। समझ गए, तो वेन डायग्राम क्या होता है, आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ सेट। ठीक है, और देखा जाए टाइप ऑफ सेट, तो फर्स्ट जो है उसको हम बोलेंगे क्या, फाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे बेटा, फाइनाइट सेट, नाम से क्लियर है। ऐसा सेट जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो फाइनाइट हो, मतलब गिन सकते हैं। फाइनाइट सेट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं कि 2 है कि 3 है कि 10 है, 1 करोड़ है कि 10 करोड़ है। ठीक है, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। जिस सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट।
यानी ए सेट containing finite number of elements is called as finite set। ठीक है। और सेकंड होता है इनफाइनाइट सेट। नाम से क्लियर भाई, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट हो, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट हो, उसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट। जैसे नंबर सिस्टम में हम लोग जो पढ़े थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ठीक है ना, रेशनल, इरेशनल, रियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स, जितना भी सेट वहां हम लोग पढ़े थे, वो सारे सेट किसके एग्जाम्पल हैं, फाइनाइट या इनफाइनाइट। देख लीजिए, जितने सेट हम लोग पढ़े थे उन सब में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या था, इनफाइनाइट फाइनाइट। नेचुरल नंबर को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी। माने ये सारा एग्जाम्पल जो नंबर सिस्टम में था सब इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल था, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें कितने थे, इनफाइनाइट थे। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो सेट को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक आपका फाइनाइट और एक क्या हो गया आपका इनफाइनाइट। ठीक है, अब जो बेटा जो फाइनाइट है, फाइनाइट की कैटेगरी में आएगा, फाइनाइट की कैटेगरी में, ठीक ना, ये जो फाइनाइट है इसमें आपका आएगा, ठीक ना, आपका ये है इसको बोलेंगे आपका इम्पटी सेट। क्या बोलते हैं बेटा, इम्पटी सेट, जिसका दूसरा नाम है नल सेट, एक और नाम है वायर्ड सेट। क्या नाम है, वायर्ड सेट। ठीक है, ये क्या है, ये फाइनाइट के अंतर्गत ही आएगा। नाम से क्लियर है भाई, फाइनाइट के अंतर्गत आएगा, फाइनाइट के अंतर्गत पहला। ठीक है, इम्पटी सेट का मतलब इधर का हुआ, इम्पटी सेट उसे हम बोलेंगे इस सेट में एक भी एलिमेंट न हो, जिसमें एक भी एलिमेंट न हो उसको बोलेंगे आपका इम्पटी सेट। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, केवल एक कले बना दे, इसके अंदर कुछ मत डालिए। समझ को, इसका एक स्पेशल नोटेशन है, इसको बोलते हैं क्या आपका फाई। क्या बोलते हैं, फाई। ठीक है, तो फाई कहने का मतलब क्या हो गया आपका, ये खाली ब्रैकेट। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लो कि आपका ब्रैकेट के अंदर हमने फाई लिख दिया, यह इम्पटी नहीं है, ये क्या है, ये नॉट इम्पटी। ठीक है, कैसे, जैसे एक बड़ा सा बॉक्स है और उसके अंदर एक छोटा सा खाली बॉक्स है, अगर बड़े बॉक्स की बात करेंगे, बड़ा बॉक्स खाली है क्या, तब क्या बोलेंगे, नहीं नहीं वो नहीं खाली है, उसके अंदर जो बॉक्स है वो खाली है। बात समझ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से आपका इस ब्रैकेट की बात करें तो क्या ये खाली है का, ये नहीं खाली है, उसके अंदर एक सेट है फाई, वो खाली है, माने ये ऐसे है, ऐसे। ठीक है, यह इम्पटी नहीं है, यह इम्पटी है। ठीक है, अब ये मत समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दिया, जीरो लिख दिया, तो ये मत समझिए कि जीरो का मतलब तो कुछ नहीं होता है भाई, इसको इम्पटी मान लेंगे, नहीं, जीरो ही एक एलिमेंट है, जीरो का एक एलिमेंट है, इम्पटी नहीं है। इम्पटी आपका ये है, इम्पटी कहने का मतलब कि उसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। बात हो रहे हैं। अब एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है, भाई सेट का मीनिंग है क्या, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें कोई एलिमेंट कलेक्ट ही नहीं हुआ, तो सेट कैसे। हमारा जवाब होगा कि हमारा जवाब है कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी कैसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। मतलब एक क्रिस्टल क्लियर एक क्राइटेरिया होनी चाहिए जिसके बेस पर हम एलिमेंट को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कोई क्राइटेरिया हम ले लें जो इम्पॉसिबल हो, उसको फुलफिल करना इम्पॉसिबल हो, तो उसको बोलते हैं आपका, वहां कोई एलिमेंट मिलेगा नहीं, क्राइटेरिया हमने बना दिया, तो उसको बोलेंगे आपका क्या, इम्पटी सेट बनेगा। जैसे कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु हैज 4 लेग्स, 4 पैर वाले स्टूडेंट, कोई नहीं मिलेगा भाई, असंभव बात है।
है कि नहीं। या जैसा ऐसे लिख दें आपका एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, माने ऐसा एलिमेंट लेना है जो अपने आप के ही इक्वल नहीं है। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया फाई के इक्वल। मतलब कोई क्राइटेरिया ऐसा ले लें जिसको फुलफिल करना इम्पॉसिबल है, तो उससे जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा आपका? वो एम्प्टी सेट बनेगा। समझ गए बात को। सेकंड इसका है आपका, इसको बोलते हैं आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगल से बना सिंगलटन, ठीक है। एकल समुच्चय हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय, ठीक है। सिंगल नाम से स्पष्ट है। या ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? केवल एक एलिमेंट हो। जिसमें केवल एक एलिमेंट होगा उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। जैसे यह जो एग्जांपल लिए थे ये सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। ये एग्जांपल क्या है? सिंगलटन सेट का है। ऐसे ये सिंगलटन सेट एक एलिमेंट, ये क्या है? एक एलिमेंट केवल है, सिंगलटन सेट। समझ गए बात को। एक और सेट होगा जिसका नाम है क्या आपका? डुअल सेट। क्या नाम है? डुअल सेट। नाम से डुअल का मतलब दो होता है। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? दो हो। जैसे मान लो ऐसे लिख दिए दो एलिमेंट है, ऐसे लिख दिए दो एलिमेंट है, ऐसे लिख दिए दो एलिमेंट है, ठीक है। ये डुअल सेट कहलाएगा। समझ गए? टाइप ऑफ सेट आप समझ गए, ठीक है। अब सेट की कहानी आगे बताते हैं क्या हो, ठीक है। देखो बच्चा, हम लिखेंगे क्या? कार्डिनल नंबर, ठीक है। अगर कोई सेट फाइनाइट है, यानी फाइनाइट सेट है, तो उसका कार्डिनल नंबर निकाला जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे, ए कोई फाइनाइट सेट है, इसके कार्डिनल नंबर को ऐसे लेंगे सी ए, लिखेंगे सी ए। तो कार्डिनल नंबर का बेटा मतलब होता है ऑर्डर ऑफ सेट। क्या होता है? ऑर्डर। ये पूछे सर ऑर्डर क्या होता है, नहीं समझ में आया। तो ऑर्डर का मतलब बेटा होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो कार्डिनल नंबर बोले चाहे ऑर्डर बोले चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट बोले, बात सेम है। जैसे मान लीजिए ए है, ए इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट हैं। मतलब कार्डिनल नंबर एन ए या ओ ए या सी है जो भी कहिए, कितना है? तो 6 है, ठीक है। ये आपका हम कह दें एन फाइव, बताइए एन फाइव। अभी फाइव पढ़े ना क्या? इम्पटी सेट। इम्पटी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? एक भी नहीं होते हैं। यानी एन फाइव क्या है आपका? 0 है। एन फाइव क्या है? 0 है। मान लीजिए ए कोई सेट है, इसमें एक एलिमेंट है 0। अब कहा जाए कि एन ए बताइए भाई, कार्डिनल नंबर यानी ऑर्डर, ठीक है। तो क्या कितने एलिमेंट है? 1। एन ए 0 है तो कहेंगे कि एलिमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, 1 एलिमेंट है। बात समझ रहे हैं? जैसे डुअल सेट बता रहे थे, जैसे ए कोई डुअल सेट है, ऐसे दो एलिमेंट है, तो एन ए क्या होगा? एन ए इज इक्वल टू क्या? 2। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं बेटा, इफ एन ए इज इक्वल टू 2 देन द सेट इज कॉल्ड एज डुअल सेट। इफ एन ए इज इक्वल टू 0 देन द सेट इज कॉल्ड एज क्या? एम्प्टी सेट। एन ए इज इक्वल टू 1 देन द सेट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट, ठीक है। कार्डिनल नंबर समझ गए। अब हम समझेंगे कंपैरिजन ऑफ टू सेट। कंपैरिजन ऑफ टू सेट, दो सेट का कंपैरिजन हम करेंगे, ठीक ना। देखिए जैसे पहला इक्वल सेट, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट कंपैरिजन बेटा कह रहे हैं, हमसे दो सेट लिया जाएगा उसमें कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ए और बी दो सेट है, ए और बी दो से, मान लीजिए ए में एलिमेंट है ऐसे ए बी सी, बी है, बी में एलिमेंट मान लीजिए हो गया बी डी सी। यहाँ देख रहे हैं कि ए में जो जो एलिमेंट है वो सब एलिमेंट बी में है। ए है यहाँ भी ए है, बी है यहाँ भी बी है, सी है यहाँ, डी डी। यानी जो ए में एलिमेंट है वही एलिमेंट किसमें है? बी में है। यानी ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी का सारा एलिमेंट ए में है। निकल सकते हैं कि ए एंड बी हैव सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट है।
तो हम क्या बोलेंगे आपका कि दोनों सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, दोनों ही इक्वल। अच्छा, सेट में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ऑर्डर से कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए ए पहले लिखे हैं या ए बाद में लिखे हैं, इससे कोई अंतर नहीं है। ऐसे इसलिए नहीं बोलेंगे आपका इक्वल नहीं है, एलिमेंट होना चाहिए। ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, पहला नंबर का कौन है दूसरा नंबर का है, ठीक है, एलिमेंट तो होना चाहिए। तो ए और बी के पास अगर सेम एलिमेंट है तो हम क्या बोलेंगे कि ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब सेकंड है, इसका नाम है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का अर्थ बेटा ये होता है कि ए और बी अगर दो सेट है, मान लो यहाँ एलिमेंट है ए बी सी डी, यहाँ मान लो बेटा एलिमेंट है आपका 1 5 4 जेड, इस तरीके से। तो यहाँ देखिए इसमें बेटा एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें कितने हैं तो 1 2 3 4, जितना इसमें एलिमेंट उतना इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो हम बोलते हैं कि दोनों सेट इक्विवेलेंट है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं Na इज इक्वल टू Nb, Na में से नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कार्डिनल नंबर पढ़े हम लोग, ठीक है। तो Na इज इक्वल टू अगर Nb है तो हम बोलेंगे कि A एंड B आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। अब एक बात जरा गौर करिएगा कि A और B अगर इक्वल है तो क्या यह इक्विवेलेंट है। देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, 4 1 2 3 4, कितने एलिमेंट 1 2 3 4 एलिमेंट्स, ठीक है। तो दोनों सेट में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स है। मतलब ये हुआ बेटा कि अगर सेट इक्वल है तो इक्विवेलेंट जरूर होगा, लेकिन अगर इक्विवेलेंट है तो इक्वल होना जरूरी नहीं है। समझ गए बात को, इक्वल सेट समझ गए, इक्विवेलेंट सेट समझ गए। अब जो थर्ड समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको हम बोलते हैं क्या, सबसेट। क्या बोलते हैं, सबसेट। ऐसे ए कोई सेट है, ए में एलिमेंट है ए बी सी डी, वही एग्जांपल ले लिए, और बी कोई सेट है एलिमेंट ले ए बी सी डी ई एफ, ठीक है बेटा। यहां हम देख रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट किसमें हैं, बी में है। ए के सारे एलिमेंट किसमें हैं, बी में है, तो हम ए को बोलेंगे कि ए बी का सबसेट है। ये सिंबल है बेटा सबसेट का, ठीक है। जिधर ये ओपन होगा उधर बड़ा होगा, यानी बी ए का क्या है, तो बी को बोलेंगे सुपरसेट, ठीक है। माने बड़े वाले को सुपर बोलेंगे, छोटे वाले को सब बोलेंगे सबसेट, बड़े वाले को सुपरसेट। मतलब क्या है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी then we say that A is a subset of B and B is called as B is a superset of A, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे आपका, ऐसे लिखेंगे कि if X belongs to A, ये सिंबल समझ रहे हैं ना, इस सिंबल का ग्रीक लैंग्वेज का है एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन, जिसका यहाँ यूज हम करते हैं आपका बोलने के लिए कि x इज एन एलिमेंट ऑफ है, x इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ऐसे बोलेंगे आपका कि x बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू बोलिए, इज एन एलिमेंट ऑफ बोलिए, ठीक है। अगर एलिमेंट नहीं है तो ऐसे बोल देंगे, इसे बना काट देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए या x डज नॉट बिलोंग टू ए। सिंबल कौन समझ गए, ठीक है। इफ x बिलोंग्स टू ए देन x बिलोंग्स टू b, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं आपका कि x बिलोंग्स टू ए, ये जो सिंबल है इसका अर्थ ही है इफ देन, पूरा अर्थ क्या है, इफ देन, एंड इफ x बिलोंग्स टू ए देन x बिलोंग्स टू b। ऐसे बोलते हैं कि x बिलोंग्स टू ए implies that, क्या है, implies that, हिंदी बोलते हैं इंगित करता है, शो करता है, उन्हें दिखाता है। माने x अगर a का है तो x b का होगा। जैसे a क्या है, a का है तो a b का भी है, b a का है या भी आपका b का b का है। मतलब क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि a के जितने एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट किस में होंगे, b में होंगे।
माने एक्स के सारे एलिमेंट क्या होंगे, बी में होंगे। एक लिखने का मतलब हुआ, मतलब क्या है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये कहने का अर्थ है आपका कि अगर ऐसा है तो देन क्या हो गया, ठीक है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर ऐसा है तो या ऐसे लिख दिया जाए आपका कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन x बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू बी। इतनी बात समझ गए, कोई दिक्कत? अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, ठीक ना, यहाँ देखिए जैसे हम यहाँ देखे बेटा कि a जो है a का सारा एलिमेंट b में है कि नहीं, तो यहाँ भी a क्या है, b का सबसेट है, ठीक है। अच्छा b का सारा एलिमेंट भी a है तो b भी क्या है, a का सबसेट है। दूसरी बात देखो जरा, a अगर b का सबसेट है तो b क्या है बेटा, सुपर सेट है। यहां भी b अगर a का सबसेट है तो ये क्या है, सुपर सेट है। बात समझ रहे हैं, ये चीज है। मतलब ये हम बोल रहे हैं कि दोनों सेट अगर इक्वल है, दोनों क्या है, अगर इक्वल है तो दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा। इक्वल के केस में जो सबसेट होता है उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर। यानी इम्प्रॉपर सबसेट कहने का मतलब है कि दोनों सेट क्या है, इक्वल है। ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब क्या है, ए और बी इक्वल है। बस हो रहे हैं। अगर इक्वल नहीं है, जैसे आप यहाँ हम कैसे ले रहे थे, ए का सारा बी में है लेंगे बी का सारा ए में नहीं, जैसे ई और एफ बी में है लेंगे ए में नहीं है, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो जनरली यह जो आपका एक सिंबल लगता है सबसेट, ये सिंबल लगता है ऐसे, एक आपका ये जो लगता है प्रॉपर के केस में लगता है, ये इम्प्रॉपर के केस में, या यूं कहिए कि ये दोनों ही केस में लग जाता है। जैसे बोलते हैं ना बेटा, एक बोलता है लेस देन, एक बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन ए इज लेस देन माने ए बी से छोटा है, ऐसे लिख दें तो क्या ए या तो बी से छोटा है या ए के बी के इक्वल भी हो सकता है। उसी तरीके से आपका ये ए इज ऐसे लिख दें आपका सबसेट ऑफ बी, तो क्या है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है और ए बी के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। सबसेट आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब देखिए भाई जरा नोट देखिए बेटा, ये हम ये देख रहे हैं कि ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है। इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब ए बी का सबसेट मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में है, और बी ए का सबसेट मतलब क्या हुआ, बी का सारा एलिमेंट क्या है, ए में है, ठीक नहीं। मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी का सारा एलिमेंट ए में है। ऐसा कब होगा, जब ए और बी इक्वल होगा। यानी अगर यह केस है तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे ए इज इक्वल टू बी। ये जो सिंबल दिए हैं इसको कहते हैं इम्प्लाइज दैट। क्या बोलते हैं, इम्प्लाइज दैट। ऐसे लिखते हैं तो इसको कहते हैं बोथ इम्प्लाई। क्या लिखते हैं, बोथ इम्प्लाई। इसका एक और एक मीनिंग है, लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ, या शॉर्ट में से लिखते हैं आई डबल एफ। आई डबल एफ इफ लिखेगा, केवल मैथ में इफ यूज होता है। इसका मतलब क्या है कि इफ एंड ओनली इफ। ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पढ़िए समझ में आ जाएगा। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए एंड ओनली इफ, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी। ऐसे समझिए, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए इज ए सबसेट, ए इज इक्वल टू बी। मतलब असली मीनिंग अब समझते क्या होता है। और ये कहने का मतलब बेटा होता है कि ये अगर ट्रू है तो ये ट्रू होगा, और ये अगर ट्रू है तो ये ट्रू होगा। मतलब दोनों किसी, इसको पहले इसको बाद में लिखें, इसको पहले और इसको बाद में आप लिख सकते हैं। बोथ इम्प्लाई अगर लगा हुआ है तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, हम लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब समझिएगा, जैसे बेटा हम ये लिखते हैं कि x इज इक्वल टू 3, तो इम्प्लाइज दैट क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ बोथ इम्प्लाई नहीं लिख सकते, क्यों,
क्योंकि एक्स स्क्वायर बेटा अगर 9 है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा ना, प्लस 3 होगा, माइनस 3 भी हो सकता है। तो अगर बेटा ऐसे लिखा हुआ है कि एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, तब हम बोथ इंप्लाई लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब बात मेरी समझ में आ रही होगी, यह है अगर ट्रू है तो यह ट्रू होगा, यह है अगर ट्रू है तो यह ट्रू होगा। ठीक है, तो अगर दो सेट है बेटा, उसको अगर हमें प्रूव करना है कि दोनों इक्वल है, तो यह डिफिनेशन लगा देते हैं। ए को बी का सबसेट प्रूव कर देंगे और बी को ए का सबसेट प्रूव कर देंगे, यानी दोनों एक दूसरे का सबसेट अगर है तो हम निश्चिंत रूप होकर कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी है। ठीक है, अगला है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट बेटा किसको बोलेंगे जरा समझिएगा। जैसे ए इज इक्वल टू है ए बी सी और बी इज इक्वल टू है 1 2 3। अब इसमें बेटा देख रहे हैं कि इसका एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है, इसका एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है, मतलब ए और बी हैव नो कॉमन एलिमेंट, यानी दो सेट ऐसा है, ठीक है, जिसके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। क्लियर है? अब देखिए अगला है आपका ज्वाइंट सेट। ज्वाइंट सेट बेटा बोलो या ओवरलैपिंग सेट। क्या बोलो? ओवरलैपिंग। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ए है, ए के पास हो गया मान लो ए बी सी डी, बी के पास मान लो हो गया आपका सी डी ई एफ जी, ऐसे। तो देख रहे हैं कि ए और बी के पास दो ठो कॉमन एलिमेंट है, सी डी। सी डी क्या है? दो ठो एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट है तो इसको हम बोलते हैं आपका, कॉमन अगर है तो ज्वाइंट है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, या बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग में क्या होता है आपका, एक पोर्शन कॉमन हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना? ये चीज है आपका, कोई दिक्कत है नहीं? तो ज्वाइंट सेट या ओवरलैपिंग सेट माने क्या है? कॉमन एलिमेंट जब होगा कुछ तो बोलेंगे ओवरलैपिंग, कॉमन नहीं होगा उसको बोलेंगे आपका डिसजॉइंट सेट। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका सेट ऑफ सेट्स, मतलब ऐसा सेट जिसका एलिमेंट खुद एक सेट हो, जिसका एलिमेंट क्या हो? खुद एक सेट हो, उसको बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ सेट्स। मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए ए है, ए के अंदर हमने ले लिया ऐसे, यह है सेट ऑफ सेट्स है। कैसे? ए के अंदर जो एलिमेंट है फाई, फाई खुद एक सेट है, लेकिन अगर ऐसे हम लिखते हैं, मान लीजिए कोई दूसरा सेट लिए, इसके अंदर हमने जीरो ले लिया, यह सेट ऑफ सेट नहीं है, क्योंकि जीरो एक सेट नहीं है, फाई क्या है? एक सेट है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए हमने ले लिया, ए लिखा ऐसे लिया आपका, जीरो ने ब्रैकेट में ले लिया तो सेट ऑफ सेट का एग्जाम्पल हो गया। इसके अंदर मान ले लिया 1 2, इस तरीके से, ये क्या है? यह सेट ऑफ सेट का एग्जाम्पल हो गया। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं आपको, जिसका नाम है पावर सेट। क्या होता है इसको समझिए। देखिए पावर सेट, कोई सेट अगर बेटा है, मान लो ए है, ए बी सी, ठीक है, अब कहा जाए कि सेट का पावर सेट है, इसको लिखते हैं पी ए। तो पावर सेट का मीनिंग बेटा होता है कि जो गिवन सेट है उसके सबसेट से बना हुआ सेट, उसके जितने भी सबसेट होंगे उससे जो बना हुआ सेट होगा उसी को बोलते हैं हम पावर सेट। ठीक है, माने इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, एक्स कैपिटल एक्स लिखे हैं बेटा, कोई कैपिटल लेटर से हम सेट को दिखाते हैं, माने एक्स क्या है? व्हाट इज एक्स? तो बोलेंगे कि एक्स इज ए सबसेट ऑफ। इस तरीके से डिफिनेशन लिखते हैं तो इसको बोलते हैं मैथमेटिकल डिफिनेशन। क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल डिफिनेशन। ऐसे सिंबॉलिकली हमने लिख दिया, तो जैसे बोलना हुआ तो लिखेंगे आपका, पावर सेट ऑफ ए गिवन सेट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ इट्स सबसेट्स। ठीक है, मतलब दिए गए समुच्चय के उप समुच्चयों से बना हुआ समुच्चय, इसका घात समुच्चय कहलाता है।
ठीक है, ये बात हुई। जरा यहाँ देखा जाए, बनाया जाए, देखें क्या होता है। कोई भी सेट बेटा हो तो फाई जो होता है सबका सबसेट होता है। फाई क्या होता है? सबका सबसे छोटा है, सबका सबसेट होता है। क्यों होता है? अब मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, भाई सबसेट का डेफिनेशन क्या दिए थे कि ए अगर बी का सबसेट है तो ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो फाई अगर ए का सबसेट है तो फाई का सारा एलिमेंट ए में होना चाहिए। तो फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो आपका जवाब ऐसे होगा कि सबसेट का डेफिनेशन दो तरीके से होता है। एक तो हुआ कि ए का सारा एलिमेंट बी में हो, दूसरा तरीका आपका ये होगा कि ए में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि बी के पास ना हो। ए हैज नो सच एलिमेंट which does not belong to B, then we say that A is a subset of B। ए के पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो बी के पास ना हो। आपसे पूछा जाए कि फाई के पास कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जो ए के पास नहीं है, तब बोलेंगे कि फाई के पास ऐसा कुछ नहीं है जो ए के पास ना हो। इसलिए क्या बोलेंगे कि फाई ए का सबसेट है। जितने भी सेट की बात हम करेंगे सबका सबसेट क्या होगा? फाई होगा। क्लियर है? अब एक एक एलिमेंट लेके हम बनाएंगे आपका, तो क्या होगा? ए, ठीक है, बी, फिर क्या होगा? सी, फिर दो दो एलिमेंट लेके ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी सेट खुद अपने आप का सबसेट होता है। तो ए खुद ए का सबसेट होगा। क्यों? ए का सारा एलिमेंट ए में है। ठीक है, तो ए भी आ गया। समझ गए बात को? ये हो गया पावर सेट। अब यहां से बता दें आपको कि जो भी पावर सेट होगा उसमें कहा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, जरा काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सिंपल फार्मूला आपको बना देते हैं, NPA। NPA बेटा कहने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन PA, यानी पावर सेट ऑफ ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, यानी ए के कितने सबसेट होंगे। ठीक है, तो सबसेट लिखने का तरीका होता है 2 to the power n। 2 to the power n कब? when OA is equal to n। OA बोलिए, चाहे आपका CA बोलिए, चाहे आपका NA बोलिए। NA में नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट NA क्या है? n है। 2 पावर है। जैसे यहाँ बेटा ए में कितने एलिमेंट हैं? कितने एलिमेंट है? 3 है। तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3। और 2 का पावर 3 करोगे तो 8 हो जाएगा। जब 8 है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसी फार्मूले पर अगर आपसे हम पूछें कि आपका बताइए पी फाई, अगर हम करते हैं पी फाई यानी फाई का पावर सेट, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? तो क्या बोलेंगे आप? 2 का पावर 0। 2 का पावर 0 का मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। कैसे? फाई जो होगा, पी फाई अगर बनाएंगे तो क्या होगा? एक सेट बनेगा इसमें फाई का सबसेट है। फाई खुद एक फाई है। कितने एलिमेंट हैं इसमें? एक एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? मात्र एक एलिमेंट है। अगर हम ऐसे ही पूछे आप क्या है कि पी फाई, अब फिर इसका पी अगर कर देते हैं, बात हो रहे हैं। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पूछना चाहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। भाई क्या है आपका? इस समय फाई में कितने एलिमेंट थे? 2 का 0 एलिमेंट है। तो पी फाई क्या होता है? 2 पावर 0 1 हो गया। अब पी ऑफ पी, भाई इसमें कितने, माने इसके कितने, यानी पी फाई जो बना, ये बना, इसके कितने सबसेट बनेंगे? ठीक है, तो इसमें एलिमेंट कितने हैं? 1 है। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? 1। 2 का पावर क्या हो जाएगा? 1। 2 का पावर 1। अब देखिए, मान लीजिए ऐसा करते हैं पी 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 फाइव, ठीक है। तो आपका देखो पी फाइव में कितने एलिमेंट है? 2 का पावर 1 है, 2 है। इसमें कितने एलिमेंट है? 2 का पावर 2। ठीक है, यहाँ जरा बना के दिखाते हैं आपको। देखो पी फाइव क्या लिखेंगे भाई? इसका से एक तो सबसेट हो गया फाइव, एक खुद यही हो गया ऐसे, है ना। कोई सेट खुद अपने आप का, तो खुद यही ये हो गया। 2 हुए कि नहीं हुए?
तो P5 में कितने 2 हो रहे हैं ना। एक फार्मूला जरा देखिएगा आपका, ध्यान दीजिएगा आपका। एक्चुअल में क्या है 2 का पावर 2 मतलब क्या होगा 2 का पावर 1। ये बात करें तो 2 का पावर क्या हुआ आपका 0। एक फार्मूला को बता रहे बेटा, देखो कितने P हैं 1 2 3 P है, तो 3P है 3 बार 2 2 2 2 और लास्ट में आपका 0। मान लो ऐसे लिख दिए N P P P P P P 5। देख लो कितने P है 1 2 3 4 5 6 है। 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 ऊपर लिख दो 0। सॉल्व करने का तरीका ऊपर से करोगे। 2 का पावर 0 बेटा क्या हो जाएगा 2 का पावर 0 क्या हो जाएगा 1। देखो 2 का पावर 1 ना 2 का पावर 1 ना 2 है ना, तब 2 का पावर 2 बने क्या हो जाएगा 4, यानी यहाँ तक कितना हो जाएगा 4। ये होगा 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 का 16, यहाँ 2 का पावर 16 2/2 का पावर 16। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, इतना बड़ा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये हो गया बेटा पावर सेट। अब पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग जान गए, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है सेट ऑपरेशन, ठीक है। सेट ऑपरेशंस, ठीक है। पहला जो है आपका वो क्या है यूनियन है। पहला क्या बताया यूनियन, और सेकंड आपका है इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको हिंदी बोलते हैं संघ, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद। तीसरा क्या है ये है डिफरेंस, और चौथा क्या है ये है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। जैसे ए और बी अगर दो सेट है तो यूनियन कैसे देंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है बेटा कि एक सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये इंटरसेक्शन को दिखाते हैं ऐसे, इसका मतलब होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये है डिफरेंस, इसको ऐसे लेते ए माइनस बी। इसका मतलब आपका ये हुआ आपका एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है। और इसका मतलब होता है ऐसे देते हैं सिंबल ऐसे या ऐसे देंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। आप पाएंगे कि ये इक्वल होगा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। ये सब कैसे होगा आपको हम समझाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मान लो बेटा ए जो हमने ले लिया ए बी सी डी, और बी जो हमने ले लिया आपका सी डी ई एफ जी, ये ले लिया हमने, ठीक है। तो ए यूनियन बी कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि ए और बी के जो एलिमेंट है सारे एलिमेंट को एक में मिला दीजिए। तो एक में अगर मिला देंगे तो एक लिखेंगे ऐसे ए बी सी डी, फिर लिखेंगे सी डी। तो चूंकि सेट में पढ़े हैं कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो सी डी तो यहाँ एक एलिमेंट लिख दिए हैं, फिर सी डी बी में है तो सी डी दो बार तो लिखेंगे नहीं, एक बार लिख दिए तो लिख दिए। तो फिर क्या लिखेंगे तब ई एफ जी एच। तो ए यूनियन बी मतलब क्या है ए और बी के एलिमेंट को एक में हमने मिला के लिखा। तो यहाँ मतलब क्या होता है ए के बारे में देखे तो ए किसका एलिमेंट है ए का एलिमेंट है। ई के बारे में ई किसका एलिमेंट है ई बी का एलिमेंट है। सी के बारे में ए किसका एलिमेंट है सी किसका है तो ए का है और बी का है। यहाँ जो लिखे हैं एक से या तो ए का है या तो बी का है, यहाँ आर जो लिखे हैं इसका मतलब है कि एक से या तो ए का है या तो बी का है या दोनों का है, दोनों का भी हो सकता है, ठीक है। तो जब दोनों सेट के एलिमेंट को मिलाएंगे तब क्या पाएंगे आपका
कि उसका जो एलिमेंट होगा या तो ए का होगा या तो बी का होगा या तो दोनों का होगा, इसी को लिखेंगे एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। जनरल मीनिंग क्या समझिए, दोनों को मिला दीजिए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट। जैसे यहाँ कॉमन क्या है, सी डी है, क्या है, सी डी। इसीलिए लिखा गया है कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स जो है दोनों का होना चाहिए, ठीक है। और ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए के अंदर जो बी का एलिमेंट है उसको हटा दीजिए। तो बी का एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होगा, कॉमन एलिमेंट होगा, मतलब कॉमन एलिमेंट को क्या करिए आप, हटा दीजिए। बात समझ रहे हैं, तो कॉमन एलिमेंट को अगर हटा देंगे तो ए माइनस बी बेटा क्या हो जाएगा, ए बी होगा, सीधी हट जाएगा। और बी माइनस ए की बात करें तो बी में जो एक एलिमेंट है यानी कॉमन हटा दीजिए तो क्या बचेगा, ए एफ जी। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सी डी है। अब देखें कि ए से हमने एक्चुअल में क्या हटाया, ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट हटाया। मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी को हम लिख दें ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तब भी सही है। समझ गए बात को, एक्चुअल में हम कॉमन एलिमेंट ही हटा रहे हैं। माइनस का मतलब ये मत समझिएगा कि इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ए में से सी ए माइनस ए, ऐसा ही एलिमेंट को हटाना है। इसी प्रकार बेटा अगर पूछे हमसे कि बी माइनस ए क्या है तो क्या बोलेंगे, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है, तो ए माइनस बी जैसे किया आपका ये, बी माइनस ए, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या हुआ आपका कि ए बी, यहाँ ई एफ जी, सही है, ये आपका हुआ। तो मतलब इस एक्चुअल में क्या देख रहे हैं, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी आपका यहाँ ए है, ए यूनियन बी आपका ये है। देख रहे हैं कि ए यूनियन बी में जो ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को हमने हटा दिया तो क्या मिला आपका, ए सिमेट्रिक बी बन। यही हम लिखे आपका कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए बात को। अब जब इंटरसेक्शन जान गए, यूनियन जान गए, तो एक बात बता दें, जैसे हम बोले थे डिसजॉइंट सेट, तो डिसजॉइंट सेट में क्या बोले थे आपका कि ए और बी के पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे बोल सकते हैं मैथमेटिकली कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अगर फाई है तो हम बोलेंगे कि ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। और ए इंटरसेक्शन बी अगर नॉट इक्वल टू फाई है तो क्या बोलेंगे, ज्वाइंट सेट है, या बोलेंगे ओवरलैपिंग सेट, ठीक है। तो ऑपरेशन हम जान गए, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमें कुछ प्रॉपर्टी जाननी है, तो प्रॉपर्टी और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।